Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी वाला चैप्टर है एंड बहुत ही ज़्यादा मार्क देने वाला ये चैप्टर है। तो इसका मैंने वेटेज नहीं देखा है, लेकिन ये आई थिंक 7 या फिर 6 मार्क को आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का है। ये आई थिंक 7 मार्क को ही होगा, अभी मैंने नहीं देखा है, तो आप देख लीजिए उसको। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो हम जान लेते हैं वेव ऑप्टिक्स है क्या। तो अभी तक हमने सक्सेसफुली 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, मतलब फर्स्ट 5 थर्मोडायनामिक तक का हमने पूरा पोर्शन कवर अप किया है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा है। पूरे के पूरे एक्सरसाइजेस, पूरे के पूरे चैप्टर के वीडियो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप बाद में चेक कर सकते हैं। देन वेव ऑप्टिक्स क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं भैया ऑप्टिक्स क्या है। तो ये वर्ड है नया सिलेबस में एड किया है। पिछले साल में ये नहीं था ये, उसका नाम अलग था, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यार ये क्या है, चल हट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्टिक्स मतलब क्या है। ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है बच्चों, स्टडी ऑफ लाइट। सो इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज द ऑप्टिक्स। तो उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अच्छा, लाइट का स्टडी करते हैं, लेकिन कौन से नेचर का, वेव नेचर का। तो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है लाइट कौन से फॉर्म की है, वेव फॉर्म की है या फिर पार्टिकल की है। तो 1600 सदी में ये क्या बहुत चर्चा थी। कोई बोल रहा था, मतलब कोई बोले कि लाइट वेव फॉर्म है और कोई बोले कि लाइट पार्टिकल फॉर्म है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने उनके अलग अलग थ्योरीज मांडे हैं, तो हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का कौन सा पार्ट डिलीट हो चुका है आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए 7.2 का कॉर्पुस्कुलर नेचर ऑफ लाइट या फिर न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, ये डिलीट हो चुका है। देन उसके बाद पेज नंबर 163 पर का 7.6 वाला ये पूरा पार्ट डिलीट हो चुका है। 7.6 यहाँ पर 7.6 का पूरा पार्ट डिलीट हो चुका है। देन पोलराइजेशन मतलब 163, देन 164 ये पार्ट डिलीट हो चुका है। 165 पेज का पूरा पार्ट डिलीट हो चुका है पोलराइजेशन का। देन उसके बाद ये भी पार्ट पूरा डिलीट हो चुका है। ये कहाँ तक डिलीट हो चुका है बच्चों, ये डिलीट हो चुका है पेज नंबर 168 तक। इंटरफेरेंस डिलीट नहीं हो चुका है। पोलराइजेशन का पूरा पार्ट डिलीट हो चुका है। ब्रिस्टल्स लॉ है, देन पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ये पूरा पार्ट डिलीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद जो अगला वाला जो टॉपिक है जो कि डिलीट हो चुका है, अगला वाला जो बीट है ये डायरेक्टली देन उन्होंने उसके बाद डायरेक्टली लास्ट वाला जो पोर्शन है उन्होंने क्या किया है, रिजॉल्विंग पावर वाला जो पोर्शन है ये उन्होंने क्या किया है, कट किया। तो 180 पेज नंबर का रिजॉल्विंग पावर वाला का जो पेज है 7.10, 7.10.1 ये आपको कट करना है। 7.10.2 इसको भी आपको कट करना है। तो ये पार्ट पूरा डिलीट हो चुका है। 7.10.3 ये भी डिलीट हो चुका है। तो ये लास्ट तक का पार्ट पूरा डिलीट हो चुका है, मतलब पेज नंबर 180 से आगे का पार्ट पूरा डिलीट हो चुका है। तो अभी कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट भी डिलीट हो चुका है, लेकिन हम कवर अप करेंगे क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाए तभी आपको हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, हाइगन्स वेव नेचर ऑफ लाइट क्या है, ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बच्चों। चलो ठीक है। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं वेव ऑप्टिक्स मतलब क्या है। ऑप्टिक्स मतलब सबको पता चल गया व्हाट इज द ऑप्टिक्स। अभी ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज ऑप्टिक्स, व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप फिजिक्स के स्टूडेंट है एंड आपको पता होना चाहिए कि यार वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स का डेफिनेशन क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑप्टिक्स। व्हाट इज द ऑप्टिक्स, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिक्स। ये आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं, मैं लिखवा दूं, नहीं यार इतना इजी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स। तो अभी वेव ऑप्टिक्स क्या होता है कि हम लाइट का तो स्टडी करते हैं, लेकिन लाइट के
वेव नेचर का स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया है लाइट का ड्वेल नेचर है। अभी मॉडर्न ज़माने में ये प्रूव हो चुका है कि लाइट का ड्वेल नेचर है, मतलब लाइट एज अ वेव भी बिहेव होता है और लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव होता है, लाइट एज अ फोटोन भी बिहेव होता है। ये हम 14 नंबर के चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, मतलब 7 गुना 14 होता है, 7 टू 14, मतलब अभी वक्त है उसको, लेकिन हम वहाँ सीखेंगे। मैक्सवेल्स थ्योरी है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्सवेल थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी क्या है हम सीखेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स और द फिजिक्स विच इज द स्टडी ऑफ द लाइट एज अ वेव नेचर इज कॉल्ड एज द वेव ऑप्टिक्स। चलो ये 2 डेफिनेशन आपको लिखना है। देन उसके बाद कुछ कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन है, हम कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे हैं, हम 1 बाय 1 कवर करेंगे इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज टेल यू अबाउट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यार ये कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन ना, चलो इसको आपने किया, नोट डाउन किया। चलो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन, इसको मैं रब करता हूँ, ये डेफिनेशन। ओके, कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। दिख रहा है सबको क्लियर? अभी हमने सेटअप शिफ्ट कर लिया है थोड़ा, ये कुछ दिन आपको एडजस्ट करना है, लेकिन दिख रहा है और बहुत अच्छा फीलअप आता होगा क्योंकि अच्छा है ये। चलो पेन चेंज कर लूँ, मैं ये वाला खड़ू लेता हूँ। कैन यू रिकॉल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कैन यू रिकॉल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैडोज क्यों फॉर्म होती है? शैडो 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 मतलब परछाई, परछाई क्यों फॉर्म होती है और ये क्या हमें दर्शाता है? देखो क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा इसका मीनिंग। व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज टेल यू अबाउट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अच्छा, शैडो तो फॉर्म होती है लेकिन लाइट प्रोपोगेट हो रही है, ये हमें क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले ले या फिर एक इंसान को लेते हैं, यहाँ पर बल्ब हमने छोड़ा है तो बल्ब से क्या आएगा भैया? सनलाइट। सनलाइट तो नहीं आएगा, लाइट आएगा, उजाला आएगा यहाँ से, और इसकी जो परछाई है ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऐसे बन जाएगी। तो ये हमें क्या दर्शाता है? सो इट टेल्स अस द लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो लाइट होती है ये क्या होती है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है? रेक्टिलिनियर डायरेक्शन में क्या होती है? ट्रैवल होती है। एंड ये क्या होती है? ये ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती है, ये ऑब्जेक्ट से क्या होती है? यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है या फिर थोड़ी बहुत ऑब्जर्व होती है, लेकिन ट्रांसमिट नहीं होती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है? टोटली अ ओपैक मटेरियल है। ओपैक मटेरियल मतलब हमने सीखा था, किस चैप्टर में सीखा था ओपैक मटेरियल क्या होता है? चलो ओपैक मटेरियल का अगर आपको, ओपैक ऑब्जेक्ट का अगर आपको डेफिनेशन याद आ रहा है, 3rd चैप्टर में सीखा था हमने। डायथर्मल सब्सटेंस क्या होता है, अथर्मल सब्सटेंस क्या होता है, एंड अथर्मल सब्सटेंस होते हैं जो कि मोस्टली ओपैक ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं अथर्मल सब्सटेंस। ये हमने 3rd चैप्टर में सीखा था। चलो आपको याद आ रहा है, अगर याद आ रहा है, वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है व्हाट इज ओपैक मटेरियल। यस, चलो ओपैक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जहां से लाइट पास नहीं होता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज द ओपैक मटेरियल। तो ये हम है, हमसे लाइट इधर पास नहीं होगा, हीट पास होगा लेकिन लाइट पास नहीं होगा। तो यहाँ पर लाइट है तो यहाँ पर मेरी परछाई इधर करेगी, और ये हमें क्या दर्शाता है बच्चों? रेक्टिलिनियर। इट शोज द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखना है? फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर क्या लिखना है? इसको चेंज करो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन का इट shows rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. Yes, ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आपके आंसर। तो अभी सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन अभी मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ लीजिए। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो यार, बच्चों वाली बात फिर से पूछी इस बोर्ड ने। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आएंगे? हम सबको पता है रिफ्लेक्शन के लॉ हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं। क्या है अभी याद नहीं आ रहा है। चलो ये है हमारा प्लेन है, ठीक है, या फिर एक सरफेस है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पर गिर रही है, देन उसके बाद क्या हो रही है? ये रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये क्या है? टोटली ओपैक ऑब्जेक्ट है, ओपैक मटेरियल है। और ये क्या है बच्चों? नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब सरफेस को ये नॉर्मल है। तो ये बन गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है
कि ये जो इंसिडेंट रे है, अभी ये रेज कौन से है बच्चों, यहाँ से लाइट आ रहा है, मतलब इंसिडेंट मतलब जो कि फॉल हो रहा है, रिफ्लेक्ट मतलब जो कि बाउंस बैक हो रहा है। ये कौन सा है, ये तो रिफ्लेक्टेड रेज है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, नॉट अ रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड मतलब नीचे वाला। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर बोथ आर अपोजिट टू द नॉर्मल। मतलब नॉर्मल के दोनों साइड में ये प्रेजेंट है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड दे ऑल आर इन द सेम प्लेन। मतलब एक, इसको हम एक प्लेन मान लेते हैं, इतना बड़ा सा हम प्लेन मान लिया है हमने। तो इस प्लेन में क्या है, तीनों के तीनों रेज लाइज है। यस, तो यहाँ पर आपको लिखना है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन एंड the normal or the reflected ray and the incident ray and the reflected ray lies opposite to the normal। ये आपको लिखना है, ये होगा फर्स्ट लॉ। देन सेकंड लॉ, अभी लिख कर दूँ यार, लिख लो यार, अभी खड़ूस से मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता हूँ, आप लिख लो। ओके, अभी सेकंड क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आएगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेम प्लेन, यहाँ पर मैं जैसे शॉर्ट में लिखता हूँ, ये क्या है, सेम प्लेन। ओके, तो सेकंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है देन इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी सेम वैसे ही आएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का लॉज क्या आएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ तो सेम ही है, कौन सा है बच्चों, सेम। मतलब अभी रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इसको भूल जाइए, और ये रेज क्या होता है, ये नॉर्मल ऐसे नीचे जाता है और ये रेज बेंड होता है टूवर्ड्स नॉर्मल, और ये आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम इसको, हम आई को हम θ1 मान लेते हैं और इसको हम θ2 मान लेते हैं, क्योंकि आर और आर आपको कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये है ऊपर वाला मीडियम है रियरर मीडियम, और नीचे वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम है। तो अभी क्या होता है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट होता है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेड है ये बेंड होते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हम आगे सीखेंगे। यस, ये हमें किसने बताया था, ये न्यूटन बाबा ने ही बताया था, हाइगन्स ने ही बताया है, हम आगे सीखेंगे। ओके, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल, ये जो होता है हम स्नेल्स लॉ से देते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है सेम आएगा, सेम प्लेन में आते हैं कौन कौन से रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये अभी इंसिडेंट रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, these are in the same plane and incident ray and refracted ray are opposite to the normal। यहाँ पर भी सेम प्लेन में है। अभी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा, ऊपरी वाला प्लेन अलग, नीचे वाला प्लेन, ऐसा नहीं होता है। इस पूरे सिस्टम को हमने एक प्लेन माना है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम प्लेन में आ जाएगा। यस, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर अपोजिट टू द नॉर्मल। तो ये आएगा फर्स्ट लॉ सेम प्लेन में। एंड सेकंड जो लॉ है क्या आएगा बच्चों, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन एंगल क्या आएगा, स्नेल्स लॉ से हम ये करते हैं, देते हैं। उसका ये आता है फॉर्मूला sin θ1 अपॉन sin θ2 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। देखो sin θ1 अपॉन sin θ2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस, वेरी गुड, बहुत ही क्लियर दिख रहा है यार, ये तो अच्छा हो गया, खड़ू से अच्छा दिख रहा है। तो स्नेल्स लॉ से, ये क्या है, स्नेल्स लॉ है, ये है स्नेल्स लॉ। स्नेल मतलब गूगल का ही नहीं रे, स्नेल मतलब साइंटिस्ट है। तो स्नेल भाई ने क्या किया, स्नेल बाबा ने क्या किया, इसको भाई मानते चलो, स्नेल्स भाई ने क्या किया, ये क्या है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल का उन्होंने रिलेशन दिया। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट इज डेंसर मीडियम, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम का, जो कि नियरली इक्वल टू 1 होता है। तो इक्वल टू आता है जस्ट n2 आता है। यस, तो ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ये होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, तो ये दो क्वेश्चन हमने कवर अप किए हैं। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है,
व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। अच्छा चलो इसको टेक द स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, अभी क्या है फुकट में है तो फुकट में सब ले लो। तो थर्ड वाला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। सो इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेट होता है पार्टिकल, तब ये वेव जनरेट होता है। एंड इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स आर द साइनोसॉइडल वेव्स एंड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड एज द, इसको हम प्यार से बोलते हैं अम्मा। अरे अम्मा नहीं रे, प्यार से बोलते हैं हम इसको ईएम, आप अम्मा भी बोल सकते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इट इज कॉज्ड बाय द, कैसे ये जनरेट हुआ है, इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है तब ये जनरेट होता है। इट इज अ साइनोसॉइडल वेव एंड द इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये एक वेव कैसे होता है, ये एक ऐसे होता है और ये कैसे होता है, ये एक नीचे से ऐसे होता है। तो ये एक ऐसे, मतलब ये एक ऐसे ट्रैवल करता है और ये एक ऐसे ऐसे, मतलब एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्जिट्यूडनल ऐसे। और ये क्या है, ये ट्रांसवर्स है और ये उसको इलेक्ट्रिक, एक मैग्नेटिक और डायरेक्शन प्रोपोगेशन ये ऐसे होता है। और दे ट्रैवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी स्टडी हम बाद में भी सीखने वाले हैं, वेव मोशन भी सीखने वाले हैं, तो आप जस्ट इसको याद कीजिए। ओके, कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है। देन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है हम पढ़ लेते हैं। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ विजिबल लाइट। देखो वेवलेंथ नहीं है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है विजिबल लाइट का, ये हमें पूछा है उन्होंने। यस यही है ना क्वेश्चन, यस यही है। तो ये आपको याद करना है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है 4 × 10⁻14 टू 7.9 × 10⁻। अब ये आपको याद ही करना है, तो ये कभी कभी भूल जाते हैं आप, लेकिन याद ही करना है। 4 ये 14 ही है, मतलब पावर 14 आता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये 4 to 7.9 हर्ट्स में क्या होती है, वैरी होती है। तो ये विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी है, पूरे के पूरे लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं। देखो विजिबल लाइट का मतलब जो कि लाइट विजिबल है, मतलब व्हाइट लाइट का फ्रीक्वेंसी, विबगॉर लाइट का फ्रीक्वेंसी, मतलब जो 7 कलर है, विबगॉर जिसको बोलते हैं रेनबो के 7 कलर, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 टू 7.9 × 10⁻14 इसके बीच में लाइज होती है। अगर वेवलेंथ की बात करें तो क्या होता है वेवलेंथ, हम आगे सीखने वाले हैं 400 to 700 नैनोमीटर। ये विजिबल लाइट का क्या है, वेवलेंथ है, और ये क्या है, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। चलो, और ये वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट आपको अगर याद रखना है तो रख लो। ये 400 है, 400 × 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ, ये सेम आएगा, विजिबल लाइट आएगा। यस, तो अभी लास्ट क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है बहुत, चलो जल्दी। व्हाट इज मीन बाय द फेज एट अ पॉइंट अलोंग द पाथ ऑफ अ वेव। अच्छा, एक वेव अगर ट्रैवल हो रही है तो उसका फेज क्या है ये हमें बताया है, इसका हमें डेफिनेशन बताया है। तो पार्टिकल जब ऑसिलेट होता है, वाइब्रेट होता है, ये कौन से स्टेट में वाइब्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फेज ऑफ ऑसिलेशन और द फेज ऑफ वेव। ये हम आगे भी सीखेंगे, इन फेज है, आउट ऑफ फेज है। फेज मतलब जस्ट एंगल होता है। हम बाद में न्यूटन का जब मैं थ्योरी आपको बताऊंगा, न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, जब मैं आपको बताऊंगा फेज क्या होता है। लेकिन आप जस्ट यहाँ पर इतना ही याद कीजिए बच्चों, व्हाट इज द फेज ऑफ एसएचएम और द फेज ऑफ ऑसिलेशन और द फेज ऑफ वेव। क्या होता है फेज, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन होता है। ये 5th क्वेश्चन का आंसर, फेज इज द, इट इज द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का स्टेट कौन सा है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, और इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। यस, ये हो गए हमारे 5 सवाल। यस, सबको समझ में आ गए आशा करता हूँ, आशा नहीं यार गारंटी है। यस, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। चलो अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, यही है इंट्रोडक्टरी पार्ट इस वेव ऑप्टिक्स का। देन हम देखेंगे
ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, उसमें फर्स्ट जो है न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, जो कि 25% में डिलीट हो चुका है, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये अगर हमें न्यूटन्स बाबा का अगर पता चल जाता है, हम इजीली पता कर सकते हैं हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है। ये हमें कंपैरिजन करने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसी वक्त उसी समय हाइगन्स बाबा ने भी कहा था, लेकिन यार सुनता कहाँ है, कोई सुनता कहाँ है। सब लोग न्यूटन बाबा की ओर बढ़ रहे हैं, और अच्छा बोल रहा है न्यूटन अच्छा साइंटिस्ट है, ये है वो है, तो सब लोग न्यूटन बाबा की सुन रहे थे। लेकिन ये बेचारा बोल रहा था कि यार नहीं है, वेव नेचर है, लेकिन मानता कोई नहीं। हम सीखेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, यस, चलो बढ़ते हैं। राइट डाउन द टाइटल। और ये जो पूरा मैंने डिस्कशन बताया, ये आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया है। तो अभी हम नेचर ऑफ लाइट स्टडी करेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ लाइट, फर्स्ट कौन सा है? न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, मतलब लाइट क्या है? एज ए टाइनी पार्टिकल से मेडअप है, और जो कि एज ए टाइनी पार्टिकल्स क्या होता है, इमिट करता है, ये न्यूटन बाबा ने बताया है। तो फर्स्ट थ्योरी है वेव, नेचर ऑफ वेव की, और नेचर ऑफ लाइट की, सॉरी नेचर ऑफ वेव की नहीं, नेचर ऑफ लाइट की है। तो ये है न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, अभी न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं? ये बात है सन 1600, उसको क्या बोलते हैं यार हिंदी में, ये बात है 1676 की। तब न्यूटन बाबा बोल रहे थे कि न्यूटन बाबा तब के एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, अभी तक के हैं, लेकिन तब उनका इतना नाम फेमस था, और तब न्यूटन बाबा ने एक लाइट के ऊपर एक थ्योरी उन्होंने प्रपोज की। और उसने क्या बोला लाइट के बारे में, कि हर एक जो सोर्स ऑफ लाइट है, चाहे सन हो या फिर बल्ब हो, तब बल्ब नहीं थे, लेकिन चाहे बल्ब हो या फिर कौन सा भी अगर सोर्स ऑफ लाइट है, तो हम पहले सन की बात करते हैं, क्योंकि तब न्यूटन बाबा के समय पर सन ही था। यह सन क्या करता है? इट इमिट्स द लाइट एज ए टाइनी पार्टिकल। तो क्या करता है? लाइट से एक पार्टिकल से इमिट करता है। तो हमें ये लाइट दिख रही ना, ये पूरे क्या है? पार्टिकल है। मतलब जो पार्टिकल वाला नेचर जो एक्सप्लेन किया है लाइट का, ये न्यूटन बाबा ने एक्सप्लेन किया है। ओके, तब ये अर्थ यहाँ पर है, अर्थ, तो यहाँ से ये आ रही है। तो न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं? द एवरी लाइट सोर्स इमिट्स द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पुस्कल। मुझे उसने एक नाम दिया उसको, कॉर्पुस्कल्स। तो ये क्या कर रहा है? सन एक लाइट इमिट कर रहा है, मतलब एक टाइनी पार्टिकल सन से क्या हो रहा है? इमिट हो रहा है, और जो कि अर्थ के पास आ रही है, और हमें दिख रहा है कि लाइट आ रही है। तो एक्चुअल में क्या है? पार्टिकल है, ऐसे न्यूटन बाबा बोलते थे। चलो, तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसकी थ्योरी का क्या है? एवरी लाइट सोर्स, आपको लिखना है एवरी लाइट सोर्स, जो भी लाइट सोर्स हो, सन हो, बल्ब हो, एवरी लाइट सोर्स इमिट्स पार्टिकल्स कॉल्ड, जिसको उसने नाम दिया है कॉर्पुस्कल्स। कॉर्पुस्कल्स नाम दिया है। लेकिन ये कॉर्पुस्कल्स है भैया कैसे? ये टोटली इलास्टिक है, देन ये मासलेस है, और ये रिजिड है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि ठीक है पार्टिकल तो आ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ मास नहीं है, ये टोटली इलास्टिक है, और ये टोटली क्या है? मासलेस है, टोटली रिजिड है। तो ये उसने फर्स्ट पॉइंट बोला है। देन सेकंड पॉइंट न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं कि ये जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि विबगॉर में हमें 7 कलर ऑफ लाइट दिखते हैं, अभी तो दिख रहा है हमें ये व्हाइट कलर दिख रहा है, लेकिन ये व्हाइट लाइट होता है, लेकिन इसके अंदर 7 कलर छुपे हैं। अगर इसको हम मर्ज करें तो ये व्हाइट कलर आता है, ठीक है। तो रेनबो जब हमें दिखता है तो हमें पता है, या फिर ये व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म में से पास करें तो क्या दिखता है? हमें 7 कलर दिखते हैं। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ द कॉर्पुस्कल्स। तो अभी बहुत सारी कमेटी बैठी थी, और कमेटी ने पूछा कि न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, अभी यार सर तो बोलेंगे, सर आइजैक न्यूटन हमें बताओ, आप बोल रहे हैं ठीक है ये पार्टिकल्स इमिट करता है एवरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक बात है, ओके, लेकिन ये डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट क्यों हमें दिख रहे हैं? तो ये क्या बोलते हैं न्यूटन? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू द
हमें पता है वेवलेंथ के कारण क्या होता है, डिफरेंट कलर होता है, लेकिन न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं कि पार्टिकल का अलग अलग साइज होता है, कॉर्पुस्कल्स का अलग अलग साइज होता है, कोई ट्रायंगल में होगा, कोई स्क्वायर में होगा, कोई सिलेंड्रिकल में होगा, कोई इर्रेगुलर में होगा। इसके कारण क्या होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। तो ये पता है हमें, विबगॉर VIBGYOR, विबगॉर 1 2 3 4 5 6 7, यस। वायलेट टू रेड, इसकी वेवलेंथ कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, ये हमें पता है। लेकिन अभी हमें पता चल गया कि ये जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ, ये हमें पता है। वेवलेंथ अगर हम चेंज करें तो डिफरेंट वेव की वजह से क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से हमें कलर डिफरेंट मिलते हैं। लेकिन न्यूटन बाबा ने क्या बोला कि कॉर्पुस्कल के डिफरेंट शेप एंड साइजेस है, उसके कारण क्या होता है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हमें मिलता है। सो आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, different colors of light are due to, किसके कारण भैया, ड्यू टू डिफरेंट शेप एंड साइजेस, डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ कॉर्पुस्कल्स। ये कॉर्पुस्कल के अलग अलग शेप एंड साइजेस के कारण क्या होता है, डिफरेंट कलर्स ये हमें मिलता है। देन उसके बाद ये क्या बोलता है, जो लाइट है ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, ट्राइवर्स होती है। मतलब न्यूटन बाबा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, यस। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि लाइट क्या है, ये पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। ये पार्टिकल्स ऐसे ऐसे नहीं जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। तो कॉर्पुस्कल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मतलब लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट न्यूटन बाबा ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है। तो अभी लाइट स्ट्रेट जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर एक आती है, एक दूसरा वर्ड, ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। कॉर्पुस्कल्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को लिख लो, अच्छे से नोट डाउन करो। ये हमारे बुक में नहीं है, मतलब हमारे सिलेबस में था, लेकिन 25% में डिलीट हो चुका है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अगर हमें पता चले, अगला पार्ट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करें इसको। यस, किया नोट डाउन, ओके, वेरी गुड। चलो अभी कॉर्पुस्कल्स ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन उन्होंने बताया, और उससे उन्होंने क्या कहा, एक बहुत रॉन्ग बात उन्होंने की। अगर लाइट एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल मीडियम में एंटर करता है, तो उसने कहा कि रेयरर मीडियम का जो स्पीड है ये क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द डेंसर मीडियम। ये रॉन्ग है, क्योंकि एयर में क्या है, ये वाटर है, ये एयर है, तो एयर में स्पीड ज़्यादा है लाइट का, वाटर में कम है, हमें पता है। लेकिन न्यूटन बाबा ने उल्टा कहा था, तभी यार न्यूटन बाबा ने कहा तो सब लोग मानते थे न्यूटन बाबा की सब। तो वाटर में स्पीड ज़्यादा होता है, मतलब डेंसर मीडियम में स्पीड जाता है एज कंपेयर टू द रेयरर मीडियम, ये उन्होंने कहा था। ये भी एक पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो फोर्थ पॉइंट है, स्पीड ऑफ लाइट इज greater in denser medium as compared to rarer medium, then denser medium than rarer medium. ये रेयर मीडियम है, यस। तो ये न्यूटन बाबा ने बताया, ये रॉन्ग है, ये हमें पता है। ये करेक्ट था न्यूटन बाबा का। अभी कुछ एडवांटेजेस है एंड कुछ डिसएडवांटेजेस है। मतलब न्यूटन बाबा ने जो थ्योरी मांडी है 1676 की ये बात है, जब उन दिनों न्यूटन बाबा बहुत फेमस थे। लेकिन उसी समय में 1678 में एक हाइगन्स नाम का साइंटिस्ट, उसने भी थ्योरी मानी, उसने थ्योरी प्रपोज की। उसने बोला कि लाइट कॉर्पस्कल से बनी नहीं है, लाइट एज अ टाइनी पार्टिकल से बनी नहीं है, वेव नेचर से बनी है, लाइट एज अ वेव प्रोपोगेट करती है। उसकी भी हम स्टडी करेंगे। चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हम कुछ अचीवमेंट देखेंगे न्यूटन बाबा ने क्या क्या अचीव किया है। तो उसने बताया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये लाइट कॉर्पस्कल्स ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल होती है, तो ये इसका मतलब होता है। देन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन भी उसने एक्सप्लेन किया है। तो उसके जो अचीवमेंट है, 3 अचीवमेंट है। कौन कौन से? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये उसने एक्सप्लेन किया है। देन उसके बाद ये 2 हो गए। देन उसके बाद थर्ड वाला क्या है, लाइट ट्रैवल्स
इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट उसने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो ये 3 अचीवमेंट आपको याद करना है। मैं अभी बता रहा हूँ, लिख के देने की आवश्यकता नहीं है। अचीवमेंट कौन कौन से, चलो यार आपको सब लिख के देना पड़ता है। अचीवमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 अचीवमेंट है। मैं अभी लिख के क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। ओके, तो अचीवमेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट उसने एक्सप्लेन किया है, देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसने एक्सप्लेन किया है, एंड थर्ड वाला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इसने एक्सप्लेन किया है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप बोलेंगे कि सर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन उसने कैसे एक्सप्लेन किया, देखो ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे बेंड हो गया। तो अभी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे बेंड उसने एक्सप्लेन किया, देखो तो यहाँ पर उसने बताया कि डेंसर मीडियम के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, रेयर मीडियम के यहाँ पर पतले पतले होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, अलोंग द नॉर्मल आएगा। उसके कारण ये जो रेज है ये ऐसे पास नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि न्यूटन बाबा ने एक्सप्लेन किया है, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, तो अभी इसके ड्रॉबैक क्या है, जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये फिनोमेनन जो अभी अर्ली 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में आए हैं ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, क्योंकि तब पोलराइजेशन नहीं था, क्योंकि पोलराइड्स तब नहीं थे। रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देन उसके बाद रिफ्रैक्शन था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डायफ्रैक्शन नहीं था तब। तो तब ये इसने ये जो प्रिंसिपल है या फिर ये जो लॉज है ये एक्सप्लेन नहीं किए हैं, या फिर इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक्स है। तो 3 अचीवमेंट है और 3 ड्रॉबैक्स है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। देन उसके बाद दूसरा कौन सा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। तो ये थ्योरी देन उसके बाद क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। देन सन 1678 की बात है, जब हाइगन्स नाम के साइंटिस्ट ने उसने एक थ्योरी प्रपोज की, और उसने क्या बोला बच्चों, लाइट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ द waves और it is a form of the waves और it propagates as a mechanical waves उसने बताया है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कीजिए, अभी मैं इसको रब करता हूं। तो अभी आपको टाइटल लिखना है हाइगन्स वेव थ्योरी, न्यूटन्स बाबा की हो गई। देन सेकंड जो वेव थ्योरी मान लीजिए ये हाइगन्स ने ये की है, हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो हाइगन्स ने क्या बोला, हॉगन्स बोलो, डच फिजिसिस्ट था, डच साइंटिस्ट। तो 1678 की बात है, जस्ट न्यूटन के थ्योरी मानने के बाद 3 साल की बात है। देन उसने बोला कि जो भी सन से लाइट आती है, ये सन है, सन से लाइट आती है, ये इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स आती है। और अभी उसने बोला सही मैकेनिकल वेव्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स आती है। तो वहाँ पर यार सुनने वाले कुछ एड़े नहीं थे, तो उस सभा में बाकी के लोगों ने बोला ठीक है हाइगन्स आपने बोला कि ये मैकेनिकल वेव इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स आती है, लेकिन मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन सन के अराउंड ऐसा कोई मटेरियल नहीं है। वहाँ पर तो वैक्यूम है, यहाँ पर जस्ट अर्थ के अराउंड ही है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से लाइट फिर कैसे आती है। तब हाइगन्स बाबा क्या बोले, यार ऐसा नहीं है, यहाँ एक ईथर मीडियम है। ईथर मतलब हमारा केमिस्ट्री का मीडियम नहीं, सॉरी केमिस्ट्री का मटेरियल नहीं। केमिस्ट्री में ईथर हमने पढ़ा है, अरे केमिस्ट्री वाले बच्चे तुम लोग, यार केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, ओके ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में ईथर तो सुना होगा। ईथर में मतलब ईथर केमिस्ट्री का एक मटेरियल है, ओके। तो ये ईथर की बात नहीं, ये जस्ट हाइपोथेटिकल मटेरियल है, मतलब जो कि किसी ने देखा है ना ही सुना है। ये बोल रहे हैं कि यार ऐसा कोई तो मटेरियल मीडियम होगा जिसको उसने नाम दिया ईथर मीडियम, जो कि सन के अराउंड या फिर एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में फैला हुआ है। उसके कारण क्या होती है, अगर लाइट मैकेनिकल वेव भी अगर ट्रैवल हो रही है इन द फॉर्म ऑफ, तो भी ये क्या होती है, आती है। तो ये उसने बोला, लेकिन ठीक है। देन उसके बाद 1-2 साइंटिस्ट थे, यहाँ पर आपके बुक में दिए हैं, मिचेल्सन एंड मॉर्ली। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि यार सच में ये ईथर है या नहीं।
बट दे गॉट टू नो दैट ऐसा कोई मटेरियल मीडियम नहीं है जो कि ऐसा ये प्रेजेंट है, वहाँ पर तो टोटली वैक्यूम है, ये उन्होंने प्रूव किया, किसने, मिचेल्सन एंड मॉर्लिन ने। ओके, तो हाइगन्स अभी क्या क्या बोलते हैं, हाइगन्स की बातें हम सुन लेते हैं। सो हाइगन्स बोलते हैं द एवरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स द लाइट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स एंड द मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल इट। ये आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है और ये हमारे सिलेबस में है, ये पार्ट लेट नहीं हो चुका है। तो हाइगन्स थ्योरी आपको पूछी जाएगी, हाइगन्स वेव थ्योरी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा बच्चों, लाइट ट्रैवल्स कहाँ से, फ्रॉम द सोर्स, यस, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ट्रैवल होती है, बट मैकेनिकल वेव, बट आपको लिखना है मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम। ओके, ये यम आएगा। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो ये सेकंड पॉइंट आएगा, हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, और उसके कारण क्या हो रही है, ये लाइट सन से आ रही है। और उन्होंने एक स्टडी किया कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ई इक्वल्स टू होता है ई अपॉन डेंसिटी होता है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये हमने एलन स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, नहीं याद आ रहा है, चलो ठीक है, एनसीईआरटी के बच्चे याद आएगा आपको। V इक्वल्स टू एनसीईआरटी के बुक में एक फॉर्मूला है, आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है यार, जनरल एनोड में हमने स्टडी किया है। V इक्वल्स होता है ई बाय, ये रो होता है, ई होता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो उन्होंने क्या किया कि V इक्वल्स टू ई बाय रो के फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला पहले ही पता था, 15th सेंचुरी से ये फॉर्मूला पता है। तो उन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन द ए रेयर मीडियम इज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, अगर पहला वाला रेयर मीडियम है एंड नीचे वाला डेंसर मीडियम है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर दैन इन द रेयर मीडियम एज कंपेयर टू द डेंसर मीडियम। और उसने ये इसका लॉजिक कैसे दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेयर मीडियम, ये ऊपर क्या है, सन के पास हाइपोथेटिकल मीडियम प्रेजेंट है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी ये ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक पार्टिकल ज़्यादा होते हैं एंड उसका डेंसिटी कम होता है। सो जैसे डेंसिटी कम और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा, मतलब वेलोसिटी क्या होता है, ज़्यादा। एंड डेंसर मीडियम में, वाटर मीडियम में क्या होता है, डेंसिटी वहाँ पर क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी कम होता है, उसके कारण वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम क्या आती है, कम आती है। इसका उसने एक प्रूफ ये दिया है, ठीक है, ये पता चल गया। तो उसने ये भी बताया कि स्पीड ऑफ लाइट, ये आप थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर दैन इन द रेयर मीडियम एज कंपेयर टू द डेंसर मीडियम, ये थर्ड पॉइंट। स्पीड ऑफ लाइट is greater than अरे यार, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम, देन डेंसर मीडियम। ओके, ठीक है, मीडियम ME। ओके, तो ये हो गया हमारे 3 पॉइंट। तो इसको लिख लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आवाज़ आ रही है, यस, ओके, लिख लिया सब लोगों ने। तो ये तो आपको 3 पॉइंट लिखना है। देन उसके बाद कल भी मैं आपको ये बताऊंगा, ये हाइगन्स का हमारा 2 दिन चलने वाला है, तो कल का भी लेक्चर इसके ऊपर होगा। तो अभी इसके अचीवमेंट क्या है, ठीक है, हाइगन्स ने थ्योरी मांडी, उसकी ये कुछ बातें लब बताई, ठीक है यार, सही बताई कुछ बातें। तो इसके जो अचीवमेंट्स है, जो हम इसको क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ द हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। तो एडवांटेजेस और अचीवमेंट्स, इस तरह के अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या किया है,
ये किया है, प्रूव किया है। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि वे वेव में है, लेकिन ये वेव है ना, ये उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। मतलब ये ऐसे 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 ऐसे। अगर आप देखेंगे इसको क्या दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में ऐसे है, लेकिन आपको एज अ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो इसकी जो वेवलेंथ है बहुत छोटी है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ये ऐसी जाती है, उसके कारण ये हमें दिखता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, ये उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो ये फर्स्ट पॉइंट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है रिफ्लेक्शन का एंड रिफ्रैक्शन का लॉ भी उसने एक्सप्लेन किया। दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन का, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसने एक्सप्लेन किया। यार ये खोलो, ऐसे कैसे चल रहा है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसने एक्सप्लेन किया। ओके, देन उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसने एक्सप्लेन किया। दैट इज द साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, ये स्नेल्स लॉ है और ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। यस, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। देन उसके बाद इन्होंने इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। इट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन उसका जो ड्रॉबैक है, ये एक ड्रॉबैक है, उन्होंने पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या किया, एक्सप्लेन नहीं किया। जो नया नया प्रिंसिपल है, नया नया फिनोमेना अभी आया है इन द 20th सेंचुरी में आया है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। ये आपको एडवांटेजेस 5 पॉइंट लिखना है, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। 4 पॉइंट लिखे तो भी 2 मार्क मिल जाएगा आपको। ओके, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, राइट डाउन द अचीवमेंट्स और द एडवांटेजेस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। 4-5 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क फिक्स। देन इसके ड्रॉबैक, पोलराइजेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी, आपको लिखना है। चलो इसको नोट डाउन कीजिए। यस, तो यहां पर अभी हम रुकेंगे एंड कल के लेक्चर में हम हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है ये हम देखेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है, सेकेंडरी वेवफ्रंट क्या होता है, ये कल के लेक्चर में हम हाइगन्स के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ये हो गया हाइगन्स ने थ्योरी क्या मानी, देन उसके बाद अचीवमेंट क्या है एंड डिसअचीवमेंट और उसके जो ड्रॉबैक्स है ये क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। क्या है ड्रॉबैक्स, एक ही ड्रॉबैक है, पोलराइजेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन। देखो ड्रॉबैक अगर पूछा, आप लिख लो इसको, अगर ड्रॉबैक पूछे तो पोलराइजेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। पोलराइजेशन हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट डिलीट हो चुका है हमारे 25% सिलेबस से, ये नहीं पोलराइजेशन का, ये पार्ट है हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ पार्ट है हमारे सिलेबस में, जैसे न्यूटन बाबा का डिलीट हो चुका है। ओके, एंड पोलराइजेशन भी डिलीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। तो इसकी ड्रॉबैक क्या आएंगे, ड्रॉबैक्स, तो पोलराइजेशन क्या हुआ है, पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं हुआ है। पोलराइजेशन, ये जो फिनोमेना पोलराइजेशन कांट बी एक्सप्लेन और कुडंट बी एक्सप्लेन आप बोल सकते हैं। ओके, कांट बी एक्सप्लेन। तो देन उसके बाद एडवांटेज में और एक आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द डेंसर मीडियम, ये भी उन्होंने बताया, ये भी आप एडवांटेज में लिख सकते हैं। एडवांटेज के 6-7 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ड्रॉबैक में आप लिख सकते हैं। यस, तो यहाँ पर अब उठते हैं, कल हम हाइगन्स वेव फ्रंट क्या है, देन उसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। एंड अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 50% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो तो देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, आपका कुछ नहीं जाने वाला है, हमें थोड़ा उत्साह मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो एकदम फ्री में आपके लिए प्रोवाइड करें। ओके, थैंक यू। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय, नाइस डे। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.